गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को। देखो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में। 2017 में इसका रिव्यू किया गया, तो हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और कैसे ये डे बाई डे बैंक को रेस्ट्रिक्ट करता है उसके प्रॉफिटेबिलिटी शेयरेबल पर। ठीक है, उसको प्रॉफिट कैसे शेयर कर सकता है वो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है। तो ये देखेंगे आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम फ्रंट पेज देख लेते हैं। देखो, फ्रंट पेज पर कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस यही है कि भूटान और चाइना के बीच जो बॉर्डर टॉक है वो प्रोग्रेस हो रही है। देखो, जो ये भूटान हुए, नेपाल हुए, ये हमारे बफर स्टेट हैं। तो बफर स्टेट में क्या खासियत होती है? बफर स्टेट को दोनों तरफ से हेल्प मिलती है। मान लो ये हमारा इंडिया है और ये हमारा नेपाल है, ये ऐसे मान लो, और ये ऊपर चाइना है। तो ये जो बफर स्टेट है, ये नेपाल, इससे क्या होगा? चाइना से भी मदद मिलेगी इसे, और प्लस इंडिया से भी मदद मिलेगी। तो ये जो बफर स्टेट होते हैं, ये दोनों से अच्छे रिश्ते बनाकर चलते हैं, और बफर स्टेट होने की वजह से इनके यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ है कि भूटान और चाइना के बीच में बॉर्डर टॉक प्रोग्रेस हो रही है। हम लोग जानते ही हैं कि डोकलाम क्राइसिस हुआ था भूटान में, तो इंडिया की भूटान से फ्रेंडशिप ट्रीटी है। तो फ्रेंडशिप ट्रीटी होने की वजह से इंडिया ने बहुत सारी इसमें मदद की थी भूटान की, कि कैसे इस मैटर को टैकल कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं और हमें उसके बारे में पता नहीं रहता। देखो, अभी सेम सेक्स मैरिज बहुत चर्चा में है। ठीक है, सेम सेक्स मैरिज बहुत चर्चा में है। तो हमें पता होना चाहिए कि मैरिज जो है स्टेट सब्जेक्ट है या कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते, मगर यूपीएससी के द्वारा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देख लो क्या है मैरिज जो है। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बता रहा हूँ जो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, ठीक है, और पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स एंड न्यूज़पेपर। ये जो सब्जेक्ट हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, मगर जो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं आपको। मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, ठीक है, मैरिज एंड डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर, ड्रग्स एंड न्यूज़पेपर, ये सभी सब्जेक्ट्स आर कम इनटू कॉन्करेंट लिस्ट। सो दिस सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मैरिज बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हमें पता होना चाहिए कि मैरिज क्यों इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी कह दिया कि मैरिज, राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आपने इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल पढ़े होंगे। मुझे उम्मीद है कि राइट टू मैरिज एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक स्टेचुटरी राइट है। स्टेचुटरी राइट क्या होते हैं? स्टेचुटरी राइट क्या होते हैं? किसी एक्ट से आते हैं, तो गवर्नमेंट इसे कभी भी कर्टेल कर सकती है। तो सेम सेक्स मैरिज के केस में ये बात बताई गई। अदर सब्जेक्ट आप नोट कर लो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। देखो, प्रिजन क्या है? एक स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रिजन का बहुत चर्चा में आएगा, आपका एडिटोरियल्स में आएगा कि प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। फिशरीज, देखो, प्रधानमंत्री संपदा योजना जो फिशरीज के लिए बनाई गई, फिशरीज हो गया, ठीक है, फिशरीज हो गया। गैम्बलिंग भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि गैम्बलिंग पर टैक्स, जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28% कर दिया, तो इसलिए गैम्बलिंग चर्चा में। ये तीनों सब्जेक्ट जो इम्पॉर्टेंट हैं। देखो, पुलिस तो आपको पता ही होगा, पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है। बहुत सारे रीज़न बताए जाते हैं कि पुलिस में रिफॉर्म नहीं आ पा रहा है ड्यू टू स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से। बहुत सारे लोगों का कहना है इसे सेंटर में या कॉन्करेंट लिस्ट में भेज देना चाहिए। ये ऑथर के व्यू है, ठीक है।
तो हमने देखा प्रिजन, फिशरी और गैम्बलिंग जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और पुलिस भी एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में। तो कुछ सब्जेक्ट जो है स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए थे। तो कुछ सब्जेक्ट जो स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में चले गए थे उसमें वन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था एजुकेशन। एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया, फॉरेस्ट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया, और सी जो है वेट एंड मेजर्स को कॉन्करेंट लिस्ट में भेज दिया, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, डी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट में। यहाँ इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आए दिन न्यूज़पेपर में आती है, तो मैं वही चीज़ें लाया हूँ जो यूपीएससी में 110% पूछी जाने वाली हैं। तो एजुकेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट से कॉन्करेंट सब्जेक्ट में लाया गया, फॉरेस्ट लाया गया, वेट एंड मेजर्स लाया गया, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब इसमें ये दो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन और फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब हम आगे देखने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत चर्चा में रहती है। देखो आपने डिप्टी स्पीकर का नाम सुना होगा। डिप्टी स्पीकर क्या होता है, आए दिन चर्चा में रहता है। डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा बहुत पूछे जाते हैं। उसके पूछे जाने के पीछे रीज़न ये है कि डिप्टी स्पीकर जो है कोई उस पर बात नहीं करता है, और पूछे जाने का वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि अभी तक पिछले 4 सालों से हमारे लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। तो हम देख लेते हैं डिप्टी स्पीकर्स के कुछ प्रोविज़न। देखो आर्टिकल 93 में स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर की चर्चा की गई है। बताया गया है कि इसके मेंबर्स में से ही एक डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा, ठीक है, और इसका कोई भी टाइम नहीं है कि कब चुना जाएगा। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है कि डिप्टी स्पीकर को कितने दिन में चुना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टाइम लिमिट जो है वो डिसाइड नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज होता रहा है। और इसमें एक कन्वेंशन थी, कन्वेंशन देखो उसे बोलते हैं, अपोजिशन और सरकार मिलकर एक डिसाइड कर लेते हैं, एक सहमति बना लेते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा। तो वन ऑफ द मेन रीज़न यही है कि गवर्नमेंट जो है डिप्टी स्पीकर नहीं बना रही है। तो कन्वेंशन है ये, आपको ये याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो होता है वो डिसाइड किया जाता है हमारे स्पीकर के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। मैं अभी आपको ये रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग, देखो ज्वाइंट सिटिंग होती है, कोई भी बिल आता है, ऑर्डिनरी बिल आता है, तो उसमें कंसेंसस नहीं बैठ पाती है अपोजिशन के मेंबर की और लोकसभा के मेंबर की। तो उस केस में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, कंसेंसस बिठाने के लिए आप क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग करते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। इस ज्वाइंट सिटिंग में अगर मान लो स्पीकर नहीं है तो इस ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर करेगा। अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन करेगा। देखो यहाँ पर चेयरमैन वर्ड नहीं आया, ये चीज़ आप अच्छे से जान लो। चेयरमैन कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं करता है, क्योंकि चेयरमैन जो होता है एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो ही ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है, और चेयरमैन के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ज्वाइंट सिटिंग को अध्यक्षता करे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ये बता ही दिया कि लास्ट 4 साल से कोई भी डिप्टी स्पीकर अपॉइंट नहीं किया गया है। रिमूवल के लिए क्या होता है, देखो कोई भी डिप्टी स्पीकर है, ठीक है, ये मान लो डिप्टी स्पीकर, इसको रिमूव करने के लिए लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ ऑल चाहिए होती है। देखो मेजॉरिटी ऑफ ऑल क्या है, 500, मान लो 500 मेंबर लोकसभा में है, सीट्स है, 500 मेंबर की सीट है। अब ये जो 500 मेंबर की सीट है इसमें से 251 नंबर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ऑल की बात की। मेजॉरिटी ऑफ ऑल का मतलब है कि जितने मेंबर हैं, अब अब्सेंट हैं उससे मतलब नहीं है। अगर अब्सेंट हैं तब भी 500 ही गिने जाएंगे, और अगर प्रेजेंट हैं तब भी 500 ही गिने जाएंगे। हमें अब्सेंट से कोई मतलब नहीं। तो इसके रिमूवल के लिए रिजोल्यूशन पास किया जाता है लोकसभा के द्वारा मेजॉरिटी ऑफ ऑल से, और रिजिग्नेशन ये स्पीकर को देता है, ठीक है। अगर ये
एमपी की पोस्ट छोड़ देता है, मान लो कोई लोकसभा का एमपी है और वो कहता है कि मैं आज के बाद लोकसभा का एमपी नहीं रहूँगा, मुझे डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अच्छी लगती है, गलत। वहीं पर क्या होगा, ये सीज हो जाएगी, मतलब आपको सीट वैकेंट करना पड़ेगी और आपकी जो डिप्टी स्पीकर की सदस्यता भी जाती रहेगी और एमपी की भी सदस्यता जाती रहेगी। मतलब आपका लोकसभा में स्पीकर होना कंपलसरी है। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, देखो एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ। डिप्टी स्पीकर आर्टिकल 93 में स्पीकर के साथ जिक्र है इसका। डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं डिसाइड है, इसी वजह से अभी तक कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं अपॉइंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी प्रोसेस नहीं दे रखा है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर जो होता है वो अपॉइंट, मतलब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन जो होता है वो स्पीकर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, कोई भी टाइम लिमिट डिसाइड नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग में अगर स्पीकर नहीं रहता है तो डिप्टी स्पीकर चेयर करता है, अगर डिप्टी स्पीकर नहीं रहता है तब डिप्टी चेयरमैन चेयर करता है और चेयरमैन चेयर नहीं करता है। देखो डिप्टी चेयरमैन ज्वाइंट सिटिंग को चेयर कर सकता है, डिप्टी और चेयरमैन चेयर नहीं कर सकता, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। रिमूवल मैंने बता दिया, मेजॉरिटी ऑफ ऑल से चाहिए होता है। रिजिग्नेशन जो है स्पीकर को दिया जाता है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जिसे बोलते हैं, अगर सांसद क्या होता है लोकसभा की सदस्यता छोड़ देता है तो उस केस में उसकी जो है डिप्टी स्पीकर की सीट भी जाती रहेगी। तो इस तरह से ये हमने आर्टिकल डिस्कस किए। तो अगला आर्टिकल देख लेते हैं, आईएमएफ से रिलेटेड। आईएमएफ ने क्या किया है, इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट के बारे में बताया। देखो आईएमएफ एक रिपोर्ट पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की एक खासियत है, यूपीएससी पूछती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा पर ईयर पब्लिश की जाती है, वहीं गलत हो जाएगा। आप याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट बाई एनुअल पब्लिश की जाती है। बाई एनुअल का क्या मतलब होता है, साल में 2 बार, ठीक है। और इसने क्या किया है, अभी आईएमएफ ने फोरकास्ट कर दिया है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है 6.1 से बढ़ाकर 6.3 कर दी है। आईएमएफ ने बताया है कि करंट अकाउंट डिफिसिट 1.8% है जीडीपी का, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। देखो करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है, करंट डिफिसिट क्या होता है, जो हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसका जो नेट आता है उसे करंट अकाउंट कहते हैं। तो हमारा करंट अकाउंट क्या होता है, डेफिसिट में रहता है, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उससे हमारी फॉरेन करेंसी जो हमारे पास रिजर्व हैं या फिर हमारी बैंकों में फॉरेन करेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो खर्च होती है। जब वो खर्च होती है तो हम आईएमएफ अगर ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तेज़ी से खर्च होगी श्रीलंका की तरह तो हम क्राइसिस में आ सकते हैं। तो इसी को करंट अकाउंट डेफिसिट करते हैं। जब आप इंपोर्ट किसी कंट्री से बहुत ज़्यादा कर लेते हो, जैसे मान लो राम है, राम क्या है, अमेरिका से जो 200 रुपये की चीज़ मंगा रहा है और अमेरिका को एक्सपोर्ट 100 रुपये कर रहा है, तो नेट क्या आएगा आपका, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या आ जाएगा, 100 रुपये, क्योंकि आप एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो ब्रिटेन वुड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए में 1944 के करीब। तो ये जब ब्रिटेन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वर्ल्ड बैंक के साथ जो है आईएमएफ को बनाया गया था। ये कॉन्फ्रेंस जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, तो इसीलिए उसके बाद से ही इसे ब्रिटेन वुड ट्विंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इसलिए बनाया गया था, जो ग्लोबल क्राइसिस इमर्ज होकर आई थी उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और उस कंट्रीज को रीस्ट्रक्चर करना, क्योंकि जो वार में रेवेज्ड कंट्री हैं उनको हम रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ब्रिटेन वुड ट्विंस निकल कर आए और यही ट्विंस जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कहलाते हैं। देखो आईएमएफ 1944 में क्रिएट कर दिया गया, मगर जो फॉर्मल एग्जिस्टेंस है वो दिसंबर 1944 में आया और इंडिया ने ही इसे फाउंडिंग मेंबर की तरह ज्वाइन कर लिया। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, डेट नहीं पूछेगा इतनी तारीख को ज्वाइन किया, एक्सेप्शनली ये पूछ तो कुछ भी सकता है, मगर यूपीएससी पूछेगा कि जो है आईएमएफ इंडिया जो है आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आईएमएफ का देखो क्या रोल होता है, आप आईएमएफ का रोल देख लो। मान लो ये श्रीलंका है
और श्रीलंका में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया है। क्राइसिस आने से बहुत डिस्टेबिलिटी आ गई, इनस्टेबिलिटी आ गई, और इनस्टेबिलिटी आने से क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, हमारे कुछ करेंसी जो होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में रखी जाती हैं, जैसे डॉलर हो गया, जापान की एक करेंसी हो गई, पाउंड हो गया, तो 5 करेंसी टोटल होती हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में होती। अब जब श्रीलंका के पास मान लेते हैं $100 थे, अब $100 से वो इंपोर्ट कर रहा था, रह गए $50। अब $50 भी बाद में ख़त्म हो गए, रह गए $0। अब इस केस में क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़ीरो हो जाएगा जो IMF के पास रखा था, और श्रीलंका में क्राइसिस इमर्ज हो जाएगा, इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाएगी। जब कोई चीज़ आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, कोई चीज़ आप नहीं बना पाओगे, तो डोमेस्टिक चीज़ों पे डिपेंडेंट रहोगे, और बैलेंस जो है डॉलर का और लोकल करेंसी का बिगड़ जाएगा। उस केस में क्या करते हैं कि IMF क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। कुछ कंडीशनल लोन होते हैं, कुछ अनकंडीशनल लोन होते हैं। कंडीशनल लोन में क्या होता है कि आप मार्केट रिफॉर्म लाओगे, प्राइवेटाइजेशन को बल दोगे, IMF की जो गाइडलाइन है उन्हें फॉलो करोगे, तो इस तरह से क्या होता है, IMF डॉलर प्रोवाइड कर दी, और जब आपको फिर से डॉलर मिल जाएंगे, आपको डॉलर अगेन मिल गए, तो आप अगेन इंपोर्ट कर सकोगे। जब अगेन इंपोर्ट कर सकोगे तो डोमेस्टिकली क्या होगा, प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो उनके दाम ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। तो इस तरह से IMF वर्क करता है, ये चीज़ हमें जान लेना चाहिए। देखो IMF की 2 रिपोर्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, देखो ग्लोबली तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी IMF ही लाएगा, इस तरह से याद कर सकते हो, कोई इंस्टीट्यूट नहीं ला सकता। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये 2 रिपोर्ट हैं। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट सर्वे बेस्ड है, और ये साल में 2 बार होती है, अप्रैल और अक्टूबर में, ठीक है। अब ये बताती है कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह से रहेंगे, किस तरह से GDP ग्रोथ करेगी, ये सब बताया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो UPSC ने पूछा है 2022 में। देखो, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लैंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब किसके द्वारा ये जो रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के प्रोविज़न है यूज़ किए जाते हैं। तो हमने अभी देखो IMF पढ़ा, तो ऑब्वियस सी बात है ये IMF के हैं। देखो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, IMF क्या करता है, क्विक फाइनेंस देता है। क्विक फाइनेंस क्यों दिया जाता है, और ऑल मेंबर कंट्री को दिया जाता है, ये इस रीज़न में होता है कि वही बात फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि IMF क्या करता है, आपके जो फॉरेन करेंसी है जिससे आप इंपोर्ट करते हैं, अगर उसका जो प्रोडक्ट है, अगर आपकी कंट्री में वो प्रोडक्ट, इसेंशियल प्रोडक्ट कम हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो वार भी आ सकता है, क्राइम भी बढ़ सकता है, चोरी उचक्की भी बढ़ सकती है। तो IMF के द्वारा क्या किया जाता है, रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ये क्विक फाइनेंस प्रोवाइड करता है ऑल मेंबर कंट्री को जब वो अर्जेंट फेस करती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है कि आपके पास इतना बैलेंस ही नहीं है कि आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकें, और प्रोडक्ट की कमी हो जाती है जिससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तो क्राइम रेट भी बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह से ये सब होता है। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी कुछ नहीं होती है, ये क्या होती है, लो इनकम कंट्री को दी जाती है। वही सिस्टम होता है जब आपके पास नेचुरल डिजास्टर आ जाए, कोई इमरजेंसी कंडीशन आ जाए, उस केस में लो इनकम कंट्री को विदाउट कंडीशन, मतलब नो एक्स पोस्टो कंडीशन, कोई भी कंडीशन लगाए बिना आपको दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है गोल्ड ट्रेंच से। देखो गोल्ड ट्रेंच और रिजर्व ट्रेंच क्या होता है, IMF की एक यूनिट होती है, मतलब IMF का एक फंड होता है। देखो IMF में हर कंट्री की कुछ ना कुछ होल्डिंग होती है, कोटा होता है, और इस कोटा के ऊपर जो होता है उसको रिवर्स ट्रेंच कहते हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन कोटा एंड होल्डिंग इन IMF। मतलब कि आपकी होल्डिंग, मान लो कोटा की लिमिट है 50 रुपये और आपने होल्ड कर रखे हैं IMF में 100 रुपये, तो डिफरेंस 100
-50 कितना हो गया 50 रुपये। तो 50 रुपये जो है ये रिजर्व ट्रेंच हो गए, ये कोटा हो गया, और ये आपने एक्स्ट्रा 50 रुपये किए थे, इसी को हम रिवर्स ट्रेंच कहते हैं। यही रिवर्स ट्रेंच का यूज़ किया जाता है कंट्री के द्वारा कभी कभी इमरजेंसी कंडीशंस में। तो ये क्या कह रहा है, ये क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर, मतलब ये मेंबर को दिया जाता है। वही है, जब कोटा आपका फुलफिल हो गया तो आपने और ज़्यादा रिजर्व रखे हैं, गोल्ड रखा है, 5 इंपॉर्टेंट करेंसी जो IMF लेती है उसको रखा हुआ, तो उसके ऊपर कोटा और जो आपका उसमें बैलेंस है उसके बीच में डिफरेंस जो आया उसी को हम गोल्ड ट्रेंच कहते हैं, रिजर्व ट्रेंच। ये क्रेडिट सिस्टम है जो IMF ग्रांट करता है इस मेंबर को, ठीक है। अब हमने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो देख ही ली, IMF के द्वारा दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इंपॉर्टेंट डिस्कस की। अगला आर्टिकल रिलेटेड है सुपरवाइजरी मैकेनिज्म ऑफ RBI। देखो क्या होता है, बैंक क्या करती हैं, कुछ बैंकों पर जब सुपरवाइजरी नॉर्म्स नहीं होते हैं, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, तो वो बेतहासा लोन देती है। मान लीजिए ये बैंक है, इस बैंक के पास 200 रुपये हैं, अब ये लोन दे देती है 190 रुपये का। अब अगर क्राइसिस इमर्ज होता है और कोई भी अपना पैसा वापस लेने आ जाता है तो उस केस में ये वापस नहीं दे पाएगी। जब ये वापस नहीं दे पाएगी तो वही न्यूज़ बन जाएगी, और न्यूज़ बनने के बाद क्या होगा, क्राइसिस इमर्ज हो जाएगा, लोग जो है बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा खो देंगे। इसीलिए क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कॉन्सेप्ट लाई जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये सुपरवाइजरी नॉर्म्स होते हैं जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। मतलब अगर आपका NPA इतना बढ़ गया, अभी आगे कंडीशन में आपको बताऊंगा, आपका NPA ज़्यादा बढ़ गया, आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी मेरे द्वारा डिफाइन किया जाएगा, तो उस केस में क्या करेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते आप, ठीक है। रिमिटेंसेस और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, प्रोमोटर और शेयर होल्डर मनी इन्फ्यूज नहीं कर सकते, और रिडक्शन नहीं कर सकते लिवरेज को, और लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। देखो आगे देखते हैं। देखो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल 2002 में RBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। 2017 में इसे रिव्यू किया गया। 17 में रिव्यू करने के बाद बताया गया कि जो बैंक जो वीक फाइनेंशियल मैट्रिक होते हैं उन पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगाया जाता है, और ये डे टू डे लगाया जाता है, मतलब ईयर वाइज लगाया जाता है। क्यों? अब पैरामीटर क्या है कि कब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सर्टेन ट्रिगर्स हैं, अगर ये पॉइंट किसी बैंक में पाए जाते हैं, 3 पैरामीटर, उस केस में आप पर PCA फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 3 पैरामीटर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना कि ये 3 पैरामीटर क्या क्या है। तो देखो पहला पैरामीटर क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। देखो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ही को हम कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है। ये देखो लिखा है यहाँ पर, आपको दिखा देता हूँ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, एडिक्वेसी रेशियो कहा जाता है, ठीक है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, और दूसरा क्या है, नेट परफॉर्मिंग एसेट रेशियो, और तीसरा क्या है, रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। अभी हम तीनों को डिफाइन कर देंगे कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि प्रीलिम्स में पूछेगा रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, और रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है, ठीक है। अब जो PCA नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो ऑब्जेक्टिव माने होता है फाइनल गोल। आपका गोल क्या है, आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा कि हाँ अगर मैं IAS बन जाता हूँ तो इस तरह से गरीबों की हम मदद करेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है रीस्टोर करना फाइनेंशियल हेल्थ को, ठीक है। तो दूसरी चीज़ होती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट को चेक करना और उस प्रॉब्लम को टैकल करना। इन्वेस्टर और रेगुलेटर को अलर्ट करना कि आप इस बैंक में इन्वेस्ट मत कीजिए, आपका पैसा लॉस में जा सकता है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये चीज़ें होती हैं। अब हम बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जब तक स्टैंडर्ड एसेट रहता है, जब तक 90 दिन तक उसकी किस्त वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह आती रहती है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है, जितना आपने लोन दिया उसकी किस्त और उसके ऊपर लगने वाला
इंटरेस्ट को हम कहते हैं। तो ये स्टैंडर्ड एसेट कहलाता, क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड एसेट। और सब स्टैंड जब एनपीए कब बन जाता है? जब 90 डेज से ऊपर हो जाते हैं, मतलब 3 मंथ से ऊपर होने लगते हैं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहलाता है। क्यों कहलाता है? इस 3 मंथ के बाद ना तो आपके पास प्रिंसिपल का कुछ अमाउंट आता है, ना ही इंटरेस्ट आता है, तो ये एनपीए कहलाता है। यही एनपीए जो है 3 चीज़ों में बदला हुआ होता है: सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। देखो, सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होती है? 3 महीने से 12 महीने तक, मतलब 1 साल तक ना तो प्रिंसिपल आया जो हमने लोन दिया किसी पर्सन को, ना ही उसका कोई इंटरेस्ट आया, तो ये कहलाएगा सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक है। और 12 महीने से 3 साल तक, 1 साल से 3 साल तक अगर नहीं आता, ये डाउटफुल होता है, और 3 साल से ऊपर ये लॉस मान लिया जाता है। मतलब लिस्ट से, जो लिस्ट होती है लोन की, उससे गायब कर दिया जाता है। तो इस तरह से एनपीए को डिफाइन किया जाता है। ठीक है। अब कैपिटल एडिकेसी रेशियो क्या होता है? कैपिटल एडिकेसी रेशियो का दूसरा नाम होता है रिस्क कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। कुछ अमाउंट जो होती है बैंक के द्वारा एज अ परसेंटेज रिस्क की कंडीशन में रखी जाती है। मान लो कि आपकी बैंक में 100 रुपये हैं, आप अगर सारा 100 रुपये लोन दे दोगे तो रिस्क की कोई एसेट रहेगी? कोई बंदा मांगने आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, करेंसी डिजास्टर आ गया, उस केस में क्या? तो कुछ परसेंटेज जो होती है वो रिस्क वेटेड एसेट की फॉर्म में रखी जाती है। जैसे 100 रुपये में से 18 रुपये, अगर कोई क्राइसिस आता है तो आपको 18 रुपये दे दिए जाएंगे, बाकी आपको बाद को दे दिए जाएंगे। इससे बैंक का स्टैंडर्ड बना रहता है, बैंक की जो लाइफ है वो भी बनी रहती है। तो इसी को हम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कहते हैं, जो प्रोटोकॉल प्रोटेक्ट करता है डिपॉजिटर को और स्टेबिलिटी लाता है। रिटर्न ऑफ एसेट क्या होता है? ये तो आप शेयर मार्केट में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। रिटर्न ऑफ एसेट क्या होता है कि आप 100 रुपये पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, क्या आप 1 रुपये कमा रहे हो? और इसकी एक खासियत होती है रिटर्न ऑफ एसेट की। रिटर्न ऑफ एसेट की एक खासियत आप ये चीज़ देख लो, ये सिमिलर कंपनी के लिए कंपेयर किया जाता है। मान लो कोई कोल कंपनी है, कोल कंपनी 2 कंपनी है, ए एंड बी। अब ये 100 रुपये लगाकर 101 रुपये कमा रही है, ये 100 रुपये लगाकर 105 कमा रही, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें आदमी इन्वेस्ट करेगा। इसी को हम रिटर्न ऑफ एसेट कहते हैं, मतलब प्रॉफिट जनरेटिंग एबिलिटी। ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, इसके बाद ये लेक्चर फिनिश हो जाएगा। गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड है, फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना 2018 में है, कौन सा करेक्ट है? पहला क्या है? कैपिटल इन्फ्यूजन इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टेडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। ये बिल्कुल गलत है। आप जानते हो कि वैसे भी प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बल दे रही है, और दूसरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, तो कॉरपोरेट गवर्नेंस इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब जो कॉरपोरेट में गवर्नेंस सिस्टम है उस मॉडल को बैंकिंग सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है कि गवर्नमेंट जो है लास्ट डिकेड में क्या कर रही है, कैपिटल इन्फ्यूजन बढ़ा रही है बैंक में, बिल्कुल गलत है। दूसरा क्या है, टू पुट पब्लिक सेक्टर बैंक इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक विद द पेरेंट एसबीआई हैज़ बीन अफेक्टेड। मतलब कह रहे हैं कि जो है एसबीआई बैंक के साथ मर्जर किया गया है कुछ बैंकों का, एसबीआई बैंक पेरेंट बैंक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? देखो, आप देखोगे भारतीय महिला बैंक, ये देखो भारतीय महिला बैंक और अदर 5 बैंक का मर्जर कर दिया गया एसबीआई के साथ। इसके पीछे बहुत रीज़न बताए गए। पहला रीज़न बताया गया रेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक बैंक रिसोर्सेज। मतलब जो क्या होता है, जब अलग अलग बैंकें होती हैं तो रिसोर्सेज का बहुत लॉस होता है। उसमें लॉस आप ऐसे देख लो कि कोई ए बैंक है, ए बैंक ने इसको भी लोन दिया, मान लो ये हसन है, इसको लोन दिया, बी बैंक ने भी हसन को लोन दिया, तो दोनों ने लोन दिया, मगर हम लोग सेंट्रलाइज सिस्टम ना होने की वजह से पता नहीं लगा पा रहे हैं कि दोनों के द्वारा लोन दिया गया। तो क्या होता है, रेशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। मतलब पब्लिक रिसोर्सेज का पता रहता है कि किसको कितना लोन दिया गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट में भी रिडक्शन आता भाई, ऑब्वियस सी बात है, जब बैंक में मर्जर हो जाएगा तो कॉस्ट में भी रिडक्शन आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे।
मगर इसके कुछ लॉसेस हैं। लॉसेस क्या है? जैसे बैंक जब मर्ज होती है तो एम्प्लॉयमेंट घटता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट घटने के साथ साथ दूसरी चीज़ क्या होती है कि रिसोर्सेज जो है स्प्रेड नहीं हो पाते हैं, सभी को लोन नहीं मिल पाता, सेंट्रलाइज टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज ये आर्टिकल डिस्कस किए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर कमेंट करें ताकि हम यूट्यूब की एल्गोरिथम में आ सकें। थैंक यू वेरी मच।